ज्ञान प्रकाश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंस्ट्रक्टर सेल्फ डिफेंस है। और मानवी तनेजा जी अभिनेत्री हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में सबसे पहले हमारे चूंकि अलग अलग जिलों में संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी, इस खबर पर नजर बनाना चाहूंगी। मैं एक इस ओर भी ध्यान दे लेते हैं। अबरार अली हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं। अबरार, सबसे पहले तो ये पूरा मामला मैं चाहूंगी कि एक बार आप दर्शकों को बताएं। सीतापुर के खैराबाद का पूरा मामला है। ये पीड़ितक के जो पिता है, उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया है कि जब कप्तान के वहां पहुंचे हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तो वहां पर उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 15 दिनों से स्कूल नहीं जा रही। तो जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्यों नहीं जा पा रही, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उसका एक फोटो उसने फेसबुक पर गाँव के ही 2 दबंगों ने उस पर वायरल कर दिया, जिसके बाद उसने 15 दिन पहले थाने में तहरीर दी थी, लेकिन वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद वो जो है 15 दिन के बाद पहुंचती है, और उसका कहना था कि रास्ते में जो गांव के लड़के हैं वो उसके साथ परेशान करते हैं और छेड़छाड़ करते हैं, जिसको लेकर वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई थी। जिसके बाद खबर चली है, तब जाकर प्रशासन जागा और पुलिस विभाग जागा और दोनों लड़कों को पकड़ के ले आई है। पुलिस का कहना है कि जिस लड़के ने वायरल किया है उसकी आईडी नहीं है, वो फेक आईडी बनाई गई है और उसकी जांच चल रही है। कहीं कहीं पूरा मामला 15 दिन पहले का था और वहां पर ये जांच पहले क्यों नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान एक बार पुलिस पर जरूर खड़ा होता है कि आखिर जब 15 दिनों से वह छात्र ने तहरीर दी थी, उसके बाद फिर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं कि आखिर 15 दिनों तक पुलिस करती क्या रही थी, जबकि 1090 और मिशन शक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं। बच्चों को जागरूक किया जा रहा है कि इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको तुरंत सहायता मिलेगी। तो इतने दिनों तक फिर पुलिस क्यों शांत बैठी रहती है। जी बिल्कुल अबरार, अगर ताजा अपडेट की बात करें तो फिलहाल इस पर ताजा अपडेट क्या मिल पा रहे हैं? ताजा अपडेट में बताया गया है कि खबर सुबह चलने के बाद उन दोनों लड़कों को थाने में बिठाया गया है। उससे पूछताछ चल रही कि आखिर किसकी आईडी से उसका फोटो वायरल किया गया था। छात्रा से बातचीत हो पाई है क्या, कि उसका क्या कुछ कहना है? छात्रा से बात की गई, उसके परिजनों से बात की गई, तो उनका कहना है कि पुलिस उन पर दबाव बना रही है कि इस पर सुलह लगाया जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ छेड़छाड़ होती थी और ऐसा कुछ, अब जब जाकर परिवार पे ही दबाव बताया जा रहा है कि बनाया जा रहा था। तो इसी के चलते अब दोनों पक्ष को बुलाकर थाने में बातचीत हो रही है और बताया जा रहा है कि इस पर पूछताछ चल रही है। जी ठीक है अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। के न्यूज में अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, जो आपने ये मुद्दा आज उठाया है, इसके पीछे में रीजन देखिए। अगर हमारे माननीय लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके सीएम से लेके और जो भी हैं, अगर हमको ये आश्वासन देते हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, तो उसके बाद में और बहन बेटियों को फिर सामने ला के टीवी पर चैनल से, मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है कि हम सुरक्षित है, तो इसका मतलब क्या है कि या वो झूठा प्रचार कर रहे थे। यूपी में ही कांड देखिए आप, दिन भर मोदी योगी की जोड़ी के पीछे में सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। अभी उत्तराखंड में ले लीजिए, अभी बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में इसको ज्यादा न फैलाए, नहीं तो यहाँ का पर्यटक खराब हो जाएगा। क्या मतलब है मैम इसका? हमारे पीएम साहब सारे भारतवर्ष में एक ही जगह, हर जगह यही बोलते फिर रहे हैं कि हमारे योगी साहब ने यूपी में इतना बढ़िया कर दिया और उत्तराखंड में इतना बढ़िया कर दिया, हमारी बहन बेटियां सब जगह सुरक्षित है। मैं मानता हूँ बहन बेटियां सशक्त हुई है। हरियाणा में आज देखिए बहन बेटियां सब खेल में, आज हमारी बहन बेटियां सब राजनीति में, हमारी बहन बेटियों ने कहीं भी जाने की कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ये जो माननीय लोग, प्रधानमंत्री साहब के लिए मैं बोलता हूँ, इन्होंने क्यों जोर दिया इस सब पर कि हमारी बहन बेटियां यूपी में एकदम सुरक्षित है, रात में कहीं भी आ जा सकती है? योगी साहब ने क्यों दिया? आज बुलडोजर चला रहे हैं अपराधियों के घर पे। आज जब बुलडोजर चल रहे हैं वहाँ पे उत्तराखंड में, वहाँ जो खराब जगह बनी है, उसके लिए अब बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं क्योंकि उसमें कोई बड़े लोगों का हाथ है, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा पर्यटक यहाँ खराब हो जाएगा। ये क्या मतलब है? हम कहने का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि हमारी सरकार ठीक से काम कर रही है, हमारे अधिकारी ठीक है प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं इस मुद्दे से जुड़े। यदि आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ एक बहुत अच्छा पैनल इस वक्त मौजूद हैं, ज्यादातर महिलाएं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और प्रवक्ता ना होकर, सामाजिक कार्यकर्ता ना होकर, अगर एक महिला के तौर पर हम इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उन
बहन बेटियों का दर्द समझ में आएगा और राजनीति ना करके हम उसका कुछ हल ढूंढ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार आपका। और मैं हिना जी सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, सपा प्रवक्ता हैं आप और राजनीति बहुत चरम पर होती है, अक्सर सुरक्षा को लेकर राजनीति होती है। आज अखिलेश यादव भी मंच से कह रहे थे कि साइलेंट वोट की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो महिलाओं की आबादी है और उस महिला सबसे ज्यादा जो अत्याचार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। इस तरीके का आरोप आज अखिलेश यादव लगाते नजर आए थे। क्या कुछ कहना चाहती हैं आज महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार को लेकर? जी आप सबको नमस्ते। हम ये कहना जा रहे थे कि जिस तरह से आजकल क्रूरता का जो माहौल चल रहा है, खास करके लड़कियों और महिलाओं के साथ, जो कहीं ना कहीं अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। अगर शाम के बाद अगर जाना होता है तो घर वाले उनको नहीं इजाजत देते हैं कि नहीं तुम नहीं जाओ, तो किसकी इजाजत। ये जो हो रहा है कि बहू बेटियां अब सुरक्षित हैं, अब इस तरह का डर खौफ हो गया है कि अब वो छेड़खानी नहीं होगी, बहुत ही मतलब अच्छा माहौल हो गया, ये सब गलत है। आज भी उस तरह के बल्कि और ज्यादा है। अगर किसी तरह की कोई छेड़खानी होती है और कोई लड़की कंप्लेन करती है तो उसको ये कहा जाता है कि नहीं जाओ, अभी तुम्हारी जो है बदनामी होगी। इस तरह से उसकी जल्दी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। और कहीं ना कहीं लड़कियां खुद जब इस तरह के अगर कहीं आवाज उठाती कहते हैं तो उनको बहुत ही दबाने की कोशिश होती है। तो ये आज जिस तरह से माहौल चल रहा है तो उसमें कहीं भी महिलाएं या लड़कियां सुरक्षित नहीं है। शत्रुपा जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो इस घटना पर बहुत शत्रुपा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शत्रुपा जी आपको मैं फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। मानवी तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अभिनेत्री हैं, बहुत कई सारी प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम भी किया है। मानवी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि मुंबई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो बॉलीवुड है, जो बॉलीवुड हम जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बदनाम है क्योंकि कास्टिंग काउच और तमाम तरीके की चीज़ें हम देखने को मिलते हैं। हाल ही में हम देखते हैं कि कई लोगों के वीडियोस भी कई एक्ट्रेस ऐसी हैं जो वीडियोस भी जारी करती हैं, अपनी अपनी जो उनके साथ बीतता है वो सब बताती हैं। कितना डिफिकल्ट है मुंबई में या बॉलीवुड में सर्वाइव कर पाना एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक्सप्लॉयटेशन कहाँ नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन हर फील्ड में है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर देखें वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन है, फैशन देखें, मेडिकल देखें, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर देखें, हर जगह एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं, लड़कियां कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है उनके लिए और जो उनके प्रोटेक्शन है वो काफी हद तक उन्हीं के हाथ में है। अगर आप अपने दायरे को आगे जाने देते हैं तभी कोई आपके साथ बदतमीजी या कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। अब जैसे आपने मुझे भी प्रश्न किया कि मैं मॉडलिंग लाइन से हूँ, तो मुझे मेरा दायरा पता है कि मेरे को किस दायरे से करना है। अब आप घर बैठ करके, आपको जरूरी नहीं है कि मुंबई जाकर के स्ट्रगल करना है, आप घर बैठ करके ऑडिशन लिंक बना सकते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है जो आपको स्क्रिप्ट भेज देते हैं। आपका प्रोफाइल देखने के बाद आप घर पे बैठ करके मोबाइल के जरिए से अपना ऑडिशन लिंक बना दीजिए। ऑडिशन लिंक बनाने के बाद आप उनको भेज दीजिए। अगर आपका ऑडिशन वहां से अप्रूव हो जाता है, अगर उनको पसंद आता है, तो फिर वो डायरेक्ट आपको ऑफिस में बुलाते हैं और आपको फुल मेकअप के साथ आपका कैरेक्टर रोल में आपका ऑडिशन दोबारा लेते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उस चीज के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, कोई वेब सीरियल हो या मूवी हो, किसी भी चीज से। लेकिन यहाँ पे ढोंगी लोग बहुत ज्यादा हैं। कई लोग कहते हैं कि आप आइए, हमें मिलिए, हम आपको काम देते हैं। कई कहेंगे आप हमें कॉफी पे मिलने आए। तो अगर लड़कियों को खुद समझदार ना हो, लड़की अगर खुद बेवकूफ बनना चाहे तो उस चीज में आप हेल्प नहीं कर सकते। लड़कियों की सुरक्षा काफी हद तक उनके खुद के हाथ में है। मुझे भी ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमारे पास आपके लिए रोल है, आप हमें कॉफी में मिलिए, आपको स्क्रिप्ट बताते हैं। कॉफी क्यों मिलिए, आप ईमेल के जरिए भेज दीजिए स्क्रिप्ट या व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं बना करके भेज दूंगी। तो कहीं ना कहीं तक जिम्मेवार है। अगर आप फैशन इंडस्ट्री की बात करें, मैं सिर्फ फैशन की बात कर रही हूँ, कि अगर आप फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं लड़कियां खुद ये उनके ऊपर ब्लेम जाएगा क्योंकि वो खुद सावधानी बरतती नहीं है। आप सावधानी खुद बरतती नहीं है और आप चली जाएंगी तो फिर बाद में आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। प्रोडक्शन हाउस में अगर आपसे किसी ने बदतमीजी करी तो आप उसका लीगल कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरी जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, अभी तक कोई प्रोडक्शन हाउस में रह करके या सेट पे रह करके किसी बदतमीजी का कोई केस मैंने ऐसा सुना नहीं। जी बिल्कुल। मानवी जी वापस आपका हम रुख करेंगे। चंद्रजीत सिंह हमारे संवाददाता मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत जी, मैनपुरी में जो पूरा मामला हुआ, मैं चाहूंगी कि एक बार आप दर्शकों को बताएं। चंद्रजीत जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक, अनम्यूट करें खुद को।
चंद्रजीत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, अनम्यूट करें खुद को। आ रही मैम अब? जी जी, कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, मैं आपको बता दूं, ये भोगांव थाना का क्षेत्र का मामला है, जहां छेड़खानी से आहत होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल भी भेज दिया है। घटना काफी गंभीर है। जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन कहीं न कहीं घर वालों की भी इसमें कमी रही है। घर वालों ने आरोपियों के या तो डर से या बदनामी के डर से पुलिस में इसकी शिकायत नहीं की, जिसका खामियाजा उस छात्रा को उठाना पड़ा। जी बिल्कुल चंद्रजीत जी, अभी अगर बात करें तो क्या पुलिस ने उसके बाद अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की? जी बिल्कुल, पुलिस ने आत्महत्या को उकसाने को लेकर और छेड़खानी को लेकर उसमें धाराएं दर्ज करके उसको आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। और इसके बाद पुलिस ने एक और कार्रवाई की है, जिसमें छात्रा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के ऊपर 307 और 302 के तहत मुकदमा और दर्ज किया है। आपको बता दें, पुलिस आपको बता दें, एक मैं जानकारी देना चाहूँ, के न्यूज के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर कोई बहन बेटी के साथ या किसी लड़की के साथ अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं तो घर वालों को भी बताना चाहिए। घर वालों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी सूचना तुरंत संबंधित थाने में दें। अगर थाने में उसकी सुनवाई नहीं होती है तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं, जिससे ऐसी घटनाओं से बचा जा सके, जिससे किसी की जान बच सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही चंद्रजीत जी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और शत्रुपा जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहती हैं इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से देखिए, हम आज 3 मामले की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हाल ही के सुर्खियों में बने हुए हैं। तमाम ऐसे मामले हैं जो आए दिन आते हैं और कहीं ना कहीं एक महिला होकर खुद ये लगता है कि इस तरीके की खबरें क्योंकि कहीं ना कहीं झकझोर देती हैं। हमें लगता है हम भी काम पर निकलते हैं, हम भी घर से निकलते हैं, हमारे भी पीछे हमारी फैमिली है। ऐसे में जब इन बेटियों के साथ ऐसे होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी लगता है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी, शत्रुपा जी आ रही है। जी जी जी, देखिए, सबसे पहले तो बहुत चिंता और बहुत दुख व्यक्त करती हूँ कि आज भी हम इतना शिक्षा की ओर बढ़ते हुए अपनी बच्चियों को लेकर चलने की कमर कस चुके हैं। लेकिन ऐसी स्थितियां किसी भी समाज के लिए बहुत दुखद है। और जब हमारे फायर ब्रांड मुख्यमंत्री हो, वहां का ये मामला हो, जब उत्तर प्रदेश जैसी राज्य में इस तरह की बात आए कि बेटी पढ़ने नहीं जा पा रही है, वो पढ़ने जाने के रास्ता नहीं पा रही है। यानी कि पहले तो बेटियों को शिक्षित न करने की बड़ी दुविधा हम लोग सहते थे, झेलते थे। बेटियों की शिक्षा पर बड़े ग्रहण थे, वे ग्रहण तो हुए। माता पिता बहुत जागरूक हुए, बच्चियों को पढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया। लेकिन अब उस रास्ते पर अगर शोहदे खड़े होंगे, अगर उन बच्चियों को अपनी अस्मिता का खतरा होगा, या वो बच्चियां, अभी ये बहुत दयनीय दशा हुई कि एक बच्ची ने अपने आप को घर में रोक लिया कि वो पढ़ने नहीं जा सकती, उसे अपने घर के बाहर वो वातावरण नहीं मिल रहा। दूसरी मैनपुरी में घटना हो रही है कि बच्ची ने जान ही दे दी। ये क्या किसी पढ़े लिखे सभ्य ये समाज की कोई निशानी है? मैं समझती हूँ कि ये हम आगे नहीं जा रहे हैं, ये हम कहीं बहुत पीछे जा रहे हैं। और पीछे तो मैं बराबर इस बात को बहुत दृढ़ता से कहूंगी, बहुत क्षोभ के साथ कहूंगी कि आदि मानव की जो सभ्यता थी उसमें भी स्त्रियों के बलात्कार जैसी कोई बात निकल कर सामने नहीं आ रही है, स्त्रियों के अपमान जैसी बात सामने नहीं आ रही है। वे स्वतंत्र थी अपने निर्णय के लिए। आज स्थितियां, जितनी पढ़ाई बढ़ रही है उतनी स्थितियां इतनी विकृत हो रही हैं कि हम और आप आज बहुत चिंता में इस बहस को लेकर बैठते हैं कि कोई बेटी पढ़ने नहीं जा पा रही है, वो अपनी पढ़ाई घर पर करने को विवश है। ये क्या प्रगति है? और मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जिस तरह लगातार ये अधिकारियों पर लगातार प्रेशर वो बनाते हैं कि किसी भी तरह महिला के विरुद्ध कोई अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उधर से इस तरह के लगातार हम सबको संदेश मिलते हैं। और ये पुलिस प्रशासन, अगर मैं सीतापुर की घटना सिर्फ अभी लूं, जैसा कि अभी संवाददाता ने भी बताया, ये पुलिस
समझौता कराने की इतनी प्रबल इच्छा में क्यों होती है? ये क्या भ्रष्ट है? ये क्या चाहती है कि ये जो बच्चियां किसी तरह अगर रिपोर्ट कराने का भी साहस जुटा पा रही हैं, वो रिपोर्ट ना दर्ज हो, अपराध कम है, ग्राफ कम दिखाया जाए, या वो माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर में अपना अच्छा खाका खींचना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारी बातें हैं और सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की पुलिस को अब ये बात समझ लेनी होगी कि अगर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध अपराध बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि अब ऐसे अपराध में हम जमानत नहीं होने देंगे, ऐसे विधेयक को लेकर आ रही है सरकार, तो उत्तर प्रदेश को पुलिस को अपनी पुरानी परिपाटी से अब हटना होगा। ये समझौता वाली दबाव की प्रक्रिया अब नहीं चलनी चाहिए। और अगर बच्चियों की पढ़ाई का मसला हो, थोड़ी तो संवेदनशीलता रखें। लेकिन अगर कहीं से अगर ऐसी बात है तो मैं तो ये मांग करती हूँ कि ऐसे दोषी पुलिस अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, ऐसे जितने भी इसमें संलिप्त पाए जाएं, उन पर कठोर कार्रवाई हो। बिल्कुल शत्रुपा जी, मैं वापस आपका रुख करूंगी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उमेश जैन है मेरठ से। उमेश जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप? उमेश जैन जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप? ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करके अपनी राय भी दे सकते हैं। अंजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजू चौधरी जी, जो कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। अंजू जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, ये जो इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, या छेड़छाड़ के मुझे लग रहा है छेड़छाड़ के मामले इस बीच बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं या ये जो शोधे हैं, इनको इतनी हिम्मत मिल कहां से रही है? जैसे कि अभी शत्रुपा जी कह रही थी कि आखिर प्रशासन ये समझौते कराने में क्यों लगा रहता है, उसको क्यों लगता है कि समझौते हो जाए, गुड बुक्स में रहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप ये नहीं कह सकती हैं कि इस तरह के हो रहे हैं, वारदात ज्यादा हो रहे हैं। अब आज के जमाने में अवेयरनेस बहुत हो गया है, जागरूकता हो गया है, और बेटियां पढ़ने भी जा रही हैं और टॉप भी कर रही हैं और अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और जहाँ तक है, मैं सोचती हूँ अगर इस तरह के वारदात हो रहे हैं तो इसमें समाज को ही अपने को सुधारना होगा, बच्चों में सही संस्कार देना होगा। इसकी जरूरत है, हमारी सोच बदलने की जरूरत है। विशेष रूप से पुरुष को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और बचपन से ही लड़कों में ये उनके दिमाग में डालना होगा कि उन्हें लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए और क्या रिश्ता रखना चाहिए, और कैसे उनको, वो तुम्हारी बहन भी हो सकती है, तुम्हारी बेटी भी हो सकती है, पुरुषों को ये बताना जरूरी है। अंजू जी, फिर तो प्रशासन का काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर माँ बाप ही ये काम कर ले, फिर प्रशासन किस काम आएगा? अपने काम कर रही है, प्रशासन अपने काम नहीं कर रहा है। अंजू जी, अभी आप सुन तो रही थी, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पेरेंट्स जाकर शिकायत कर रहे हैं और वो यहाँ पर समझौता कराने की बात कह रहे हैं कि आप समझौता करा लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। समझौता हम लोग जब मामले होते हैं, हमारे पास केसेस आते हैं, हम लोग किसी तरह समझौता के लिए कभी राजी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर जो प्रताड़ित हुई है और जो अपराधी है उसको सजा मिलनी ही चाहिए, और जो प्रताड़ित है उसको न्याय मिलनी चाहिए। ये हम लोगों का ध्येय रहता है, और हम लोग का डायरेक्ट डीलिंग हमेशा पुलिस से होता है, और मैक्सिमम हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन लोगों को सजा दिलाएं जो अपराधी हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रशासन का मुस्तैदी से काम कर रही है, और सरकार भी इस पर पूरा ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा शुरू से सरकार जो है महिला सशक्तिकरण पर और मिशन शक्ति इस तरह के अभियान चला करके सरकार ने पूरी कोशिश की है कि महिलाओं को सुरक्षित रखें। लेकिन सवाल ये है कि महिला सुरक्षित, जैसा कि इसके पूर्व हमारी एक वक्ता तनेजा जी ने कहा कि लड़की अपने को सुरक्षित रखना चाहे तो अब आप ऐसे माहौल में चले जाइए, ऐसे जगह चले जाइए, गलत समय पर निकल जाइए, और उसके बाद आप कहिए कि मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ये जो है, ये चीज भी महिला को समझना पड़ेगा। अंजू जी, देखिए, पहली बात तो मानवी तनेजा जी एक अभिनेत्री हैं, और वो फैशन इंडस्ट्री एज अ मॉडल, एज अ बॉलीवुड में किस तरीके से जो लोग रहते हैं उन पर बात कर रही थी, उन्होंने ये डिस्कस किया। दूसरी बात ये, आप मुझे बताइए कि ये 13 साल की बच्चियां, ये 14 साल की बच्चियां क्या ही कहीं जाती होंगी? वो सिर्फ स्कूल जाना चाहती हैं और वो नहीं जा पा रही हैं। नहीं, ये डिपेंड करता है ना कि कहाँ आप जा रही हैं, कैसे। आप स्कूल खोल दीजिए, अब टीचर ना आए, बच्चे ना आए, तो आप क्या कर सकते हैं?
उसी तरीके से हर तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। प्रशासन भी मुस्तैद है, पुलिस वाले भी हर तरह से कोशिश करते हैं कि वो रहें, लेकिन अगर इस तरीके के दरिंदे अगर घूम रहे हैं तो उन दरिंदों को कंट्रोल करना बहुत असंभव है। ठीक है शत्रुपा जी, इन दरिंदों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है कि अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो पुरुषों की मानवीकरण की भी बात करनी चाहिए। पुरुषों को हम कैसे उनको मानवीकरण उनको सिखाएं कि मानव क्या होते हैं, वो दरिंदे न बने, वो दानव न बने, मानव बने रहें। तो ये भी जरूरी है कि इस पर भी हम ध्यान दें कि कैसे हम क्या करें। और जहाँ तक कि प्रशासन का ये प्रशासन मुस्तैदी से काम करती है, हम लोग पुलिस के थ्रू काम कराते हैं। अगर कांस्टेबल नहीं सुनता, ऐसा ही नहीं सुनता है तो और ऊपर एसपीओ से, उसके ऊपर एसपी से, एसएसपी से, यहाँ तक कि डीआईजी, डीजी तक हम लोग अप्रोच करते हैं अगर किसी मामले में लगता है और ये अपराधी है और इसे सजा नहीं मिल रही है। ठीक है ठीक है अंजू जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास रूपा जी। इसके बाद में ज्ञान प्रकाश जी आपका रुख करूंगी। सतरूपा जी। जी देखिए, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख भी हो रहा है और मुझे ये निराशा हो रही है। देखिए, ये जमाने से एक लंबे समय से ये जो सामाजिकता का और आचरण का पाठ स्त्रियों को पढ़ाया जाता रहा है, आज हमारी बहुत महिला आयोग की सदस्य के मुंह से वही महिला आचरण का पाठ। अरे यहाँ बात हो रही है बच्ची विद्यालय जाने के रास्ते में छेड़खानी करने वाला शोहदा प्रवृत्ति का आचरणहीन कोई लड़कों का झुंड या लड़का कोई जो है वो खड़ा होता है। आप कह रहे हैं कि लड़कियों को सोचना चाहिए कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अरे यहाँ खुले तौर पर विद्यालय जाने की बात हो रही और लड़कियां कहाँ जाती हैं ये भी हमें बता दिया जाए कि लड़कियों के इस समाज में कहाँ कहाँ जाने पर पाबंदी लगाई गई है और ऐसी कौन कौन से स्थान है जहाँ लड़कियां बिल्कुल न जाएं और कहाँ बिल्कुल रहे। ये विद्यालय तो एक तो ये बहस ही पूरी है विद्यालय न जाने के समझता थे। लेकिन माननीय ये सदस्य महिला जो अंजू जी कह रही है कि लड़कियों को भी सोचना चाहिए वे कहाँ जाए कहाँ न जाए। हमें बताया जाए कि कहाँ कहाँ लड़कियां जा रही है और इस पूरे समाज। देखिए रूपा जी, हमेशा से महिलाओं को ही बताया जाता है कि कितना उठना है कितना बैठना है। अगर आप मासिक धर्म से हैं तो आपको मंदिर नहीं जाना है, आपको बाहर सोना है, आपको विद्यालय भी कौन से टाइम पे जाना है ये भी सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि हम शोधों पर तो कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन हम लड़कियों पर जरूर कंट्रोल कर सकते हैं और यही सिखाया जा रहा है। और अंजू जी भी शायद यही कह रही है। अंजू जी, कहाँ कहाँ समाज में लगाई गई आज ये भी स्पष्ट कर दिया जाए। हमें तो लगता है हम आजाद भारत के नागरिक हैं, हमें सारे अधिकार हैं और ऐसी कौन सी बेटी है जो खतरे की ओर जाना चाहती होगी? ऐसी कौन सी महिला है जो खतरे की ओर जाना चाहती होगी? उसको मालूम थोड़ी रहता है, उसको खतरा कहाँ है ये थोड़ी मालूम होता है। अंजू जी, बात विद्यालय जाने की हो रही है। आप मुझे बताइए ना कि बच्चियां विद्यालय नहीं जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, और अगर विद्यालय नहीं जाएंगी तो कैसे पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां, ये नारा दिया जाता है। तो जब पढ़ने ही नहीं जा पा रही हैं वो बेचारी बच्ची अपने घर में कैद होने को मजबूर हो गई क्योंकि प्रशासन नहीं सुन रहा। आप पूरी किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, किसी भी स्कूल कॉलेज देख लीजिए, जहाँ भी देखिएगा आप लड़कियां टॉप कर रही हैं, पढ़ रही हैं, तभी तो विद्यालय जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, हर चीज में। अंजू जी देखिए, जो मामले हाई प्रोफाइल है या जो मामले इस तरीके के हैं कि बच्चियां टॉप कर रही हैं तो पढ़ रही हैं इसलिए कर रही हैं, इन मामलों का क्या? और शायद यही वजह है कि ऐसे मामले दबते हैं, शायद यही वजह है कि लड़कियां बात नहीं करती क्योंकि ऐसे बयान आते हैं सामने से कि आपको सही से रहना चाहिए था, आपको कंट्रोल करना चाहिए था। इसीलिए ये आजकल अवेयरनेस बहुत है और जिसके साथ कोई भी छेड़खानी या किसी तरह की ऐसी बात होती है तो वो तुरंत इसको अपने पेरेंट्स को। मानवी तनेजा जी, सतरूपा जी एक सेकंड प्लीज दीजिएगा। मानवी तनेजा जी, मैं भी आपके पास आऊंगी लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर हमारे साथ इंस्ट्रक्टर सेल्फ डिफेंस ज्ञान प्रकाश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। मैं प्लीज उनका भी रुख कर लेना चाहती हूँ क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है। ज्ञान प्रकाश अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में और माफी चाहूंगी इतना देर से आपके पास आने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी, आप सेल्फ डिफेंस के इंस्ट्रक्टर हैं, आपके पास जाहिर सी बात है बच्चियां भी आती होंगी क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा जागरूक हैं या बहुत ज्यादा अवेयर हैं, वो अपनी बच्चियों को ये भी शिक्षा देना चाहते हैं कि वो चीजें करें, वो खुद सशक्त हो सके ताकि उनके ऊपर कोई मुसीबत आए तो वो उससे खुद निपट सके।
आप चूंकि इंस्ट्रक्टर हैं, कितनी लड़कियां आपके पास आती हैं ये ट्रेनिंग लेने के लिए, और किस तरीके से आप उनको सिखाते हैं, और ये कितना महत्वपूर्ण है? चारू, पहली बात तो आपका धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे हमको समय दिया। चारू, मैं चाहूँगा कि बेटी बढ़ेंगी, बेटी पढ़ेंगी, हमारा स्लोगन है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ लोगों से कि बेटी बढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाओ। आत्मरक्षा आज के समय में बहुत ही जरूरी है, और हमारे पास मैं एनजीओ के माध्यम से स्कूलों में वर्कशॉप भी लेने जाता हूँ, और मैं अभी इस समय एनसीसी गर्ल्स बटालियन में, पश्चिम बटालियन में गर्ल्स को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। सेल्फ डिफेंस एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो गई है, खासकर लड़कियों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए। सपोज है आप कभी कहीं किसी मार्केट जा रही हो, किसी लड़कों ने आपको छेड़खानी कर दी, तो आपको अपना बचाव करना आना चाहिए। अगर आपने मोबाइल निकाला, उसने मोबाइल को छीन लिया, तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगी? तो इसका एक ही सबसे बड़ा तरीका है कि आपके निकट क्षेत्र में जहां भी कराटे क्लासेस लगते हो, वहां पे जा करके इनको सीखना चाहिए। और पेरेंट्स को ये बात कहनी चाहिए अपनी लड़कियों से कि कराटे को एजुकेशन के तौर पे लेना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। खासकर यही चीज़ महिलाओं के लिए भी है। महिलाएं भी लेट नाइट जाती हैं, कहीं भी शॉपिंग में जा रही हैं, कहीं पे पार्टियों में जा रही हैं, कोई भी बदतमीजी कर सकता है, कोई भी छेड़खानी कर सकता है। तो उससे बचने के लिए एक ही तरीका आत्मरक्षा वैसे चाकू से बचना, कोई आपको ग्रिप करके पकड़ ले उससे बचाव करना, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे आप जा रहे हैं, किसी को पकड़ ले उससे बचाव करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये सब चीज़ें आपको सीखने के लिए किसी क्लब में जाना पड़ेगा, जहां पे कराटे इंस्ट्रक्टर आपको कराटे ट्रेनिंग दे रहे होंगे, उस एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। स्कूलों में भी ट्रेनिंग दी जाती है। अभी योगी सरकार ने इसको देखते हुए जियो भी पास किया है कि गैर सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूलों में आत्मरक्षा सिखाया जाए। लेकिन क्या है कि यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स ऐसे, बच्चों पे इतना पढ़ाई का दबाव रहता है कि बच्चे जो है स्कूल से आते हैं सीधे, फिर आधा घंटे आराम करते हैं, उसके बाद वो कोचिंग की तैयारी करने लगते हैं। तो कराटे कब सीख सकते हैं? तो कराटे उनको सीखना बहुत जरूरी है, और उनको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। क्योंकि कराटे अगर आप सीख लेंगे, आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस सीख लेंगे, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, बेहिचक जा सकते हैं। क्योंकि पुलिस तो अपना बाद में काम करेगी। पुलिस को आप फोन करोगे, अगर मान लिया फोन आपका छिन गया, तो आप अपने को सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आप जरूरी आपको कराटे क्लास लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। ज्ञान प्रकाश अवस्थी जी, वापस मैं आपका रुख करूंगी। हमारे साथ हिना जी लगातार बने हुए हैं। हिना जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पर आप अंजू चौधरी जी को सुन रही हैं, जो कि महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने। हाँ जी, मेरा यही मानना है कि जिस तरह से अंजू जी ने कहा है कि जो एक वक्त निर्धारित होता है, उस वक्त पे ना जाएं लड़कियां, या इसी जगह पे ना जाएं कि जहाँ, लेकिन ये तय कौन करेगा? ये वक्त, ये जगह, ये तय कौन करेगा? ये हर चीज के लिए तो हम एक क्राइटेरिया नहीं ना डिसाइड कर सकते कि लड़कियां इस वक्त न जाएं, उस वक्त उनको जाना पड़े। तो फिर हमें तो ये देखना है कि बाहर का जो माहौल है वो कितना सुरक्षित है लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए। वो बाहर काम करने भी जाती हैं, पढ़ाई करने भी जाती हैं, हाँ, तो वो कितना अपने आप को सुरक्षित आजकल के माहौल में महसूस करती हैं, या वो कितना सुरक्षित है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो कराटे की चीजें, बिल्कुल वो बहुत सही है, सीखना चाहिए, लेकिन वो हमेशा वो कामयाब नहीं होती है। कभी कभी इस तरह से वक्त हो जाता है, एक मानसिकता की चीज भी आ जाती है कि वो एक डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। वो कितना इस तरह का देखती रहेंगी। मानसिकता का भली बात ही परिचय अभी अंजू चौधरी जी दे रही थी। महिला आयोग के उपाध्यक्ष होने के बावजूद भी उनके मुंह से इस तरीके की बातें सुनना, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं आज इस पर डिबेट कर रही हूं, मैं इस पर चर्चा कर रही हूं, और महिला आयोग के उपाध्यक्ष से इस तरीके की बातें सुननी पड़ रही हैं कि एक वक्त, एक जगह डिसाइड करें लड़कियां कि उनको कब जाना है, कहाँ जाना है। स्कूल प्रशासन डिसाइड करता है टाइमिंग्स, कि हम डिसाइड करते हैं? हम अपनी मर्जी से बस्ता उठा के चल देते हैं। यही हमारा कहना था कि ये हर चीज लड़कों के लिए तो लड़कियों के लिए होती है कि आप इस वक्त ना जाए, एक वक्त का ये क्या है? ये तो एक भेदभाव है। आप किस तरह से उनको बांध रहे हैं लड़कियों को, फिर उनको हम यहाँ समान अधिकार की बात कर रहे हैं। खैर, सतरूपा जी, हिना जी वापस आऊंगी मैं। सतरूपा जी, मानवी जी, इसके बाद आपका रुख करूंगा। सतरूपा जी, सुन पा रही है आप मुझे? जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बड़ी निराशा हुई, लेकिन घटनाएं तो घट रही हैं, घटनाएं समाज के रोकना होगा, ये बात मुझे ठीक लगती है, लेकिन उनकी लगता पा जा सकता है और अप्रत्याशित है। अखबार में क्या किसी का
शत्रुपा जी की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही, प्लीज उन्हें ठीक उनको फिक्स करने की कोशिश करिए। मानवी जी, तब तक आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैंने सब पैनलिस्ट को सुना, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर बीजेपी की महिला इस वक्त सुरक्षित नहीं है तो इस वक्त कोई भी सुरक्षित नहीं हो सकता। सोनाली फोगाट का केस ले लीजिए आप, उनकी डेथ मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई। दूसरी बात ये, एक और पैनल बैठे हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट बोला, मैं भी यही एक टॉपिक उठाना चाहती थी कि हाँ, मार्शल आर्ट या सेल्फ डिफेंस का कुछ भी ऐसा कोई भी माध्यम हो, मार्शल आर्ट्स हो जाए या आप कराटे, कुछ भी आपको ऐसा सीखना बहुत जरूरी है आज की डेट में कि आप कहीं जाएं तो कम से कम आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी होती है अपने अंदर कि हाँ, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है, कहीं मैं फंस जाती हूँ और उधर से मैं निकल सकती हूँ। क्योंकि अगर आप कहीं भी ट्रेन नहीं होते तो फिर आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं। और अगर ये महिलाएं कहती है कि एक टाइम डिफाइन कर दे कि महिलाएं कहाँ जाएं या कहाँ नहीं जाएं, मुझे लगता है कि वी शुड ग्रो अप और ये सोच से हमें आगे निकलना चाहिए। दूसरी बात ये, जो मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है, आजकल स्कूल में भी सेमिनार्स होते हैं, कंपलसरी सेमिनार्स मैंने खुद अटेंड करे हैं, जहाँ पे आपको बेसिक वो ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में फंस गए तो आप कैसे निकल सकते हैं। कॉर्पोरेट्स में अगर आप ऑफिस जाती हैं महिलाएं तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ऐसे अगर कोई भी सिचुएशन आता है कैसे उससे बाहर निकल जाए। और मुझे लगता है जो महिलाएं काम नहीं करती, जो घर में रहती हैं और उनके जो मेल मेंबर्स हैं घर के, वो बाहर काम करने जाते हैं, वो बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है अगर उस हिसाब से आप देखा जाए, क्योंकि वो तो घर में अकेली है। तो उनको भी ट्रेनिंग देनी इस वक्त बहुत जरूरी है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है और वो हेल्पलाइन नंबर कॉल भी करती हैं, और अगर हेल्पलाइन नंबर को भी पहुंचने में टाइम लग जाता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी ऐसी ट्रेंड हो कि अपनी सुरक्षा वो खुद कर सके कुछ लिमिट तक। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे। और आज राष्ट्र हित में हम बात कर रहे हैं कदम कदम दरिंदे, ऐसे कैसे पढ़ेंगी बेटियां और बढ़ेंगी बेटियां। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। छत्तीसगढ़ भारत की धड़कन विशिष्ट आदिवासी नृत्य रूपों के भव्य महोत्सव को देखने के लिए आमंत्रित करता है। स्वागत है आपका तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित यह महोत्सव भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में होगा। तो आइए, अद्भुत, अविश्वसनीय और अनछुआ तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 1 से 3 नवंबर रायपुर। तो आइए हम सब मिलकर इस बार के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को भी यादगार बनाएं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज राष्ट्र हित पे हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कि महिलाएं कैसे सशक्त बने और ये प्रशासन किस तरीके से काम करेगा या क्यों प्रशासन काम अपना जिम्मेदारी से नहीं करता है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने जो बातें कही, कहीं ना कहीं वो सुनकर ऐसा लग रहा है कि आज हमारे समाज को जागरूक होने की जरूरत है और मानसिकता को बदलने की जरूरत है। क्योंकि महिला आयोग की उपाध्यक्ष अगर इस तरीके की बयानबाजी करेंगी तो हम और लोगों से तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हमारे साथ एक पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है और मैं मानवी जी आपका रुख करना चाहूंगी। आप यहाँ पर बात कर रही थी सेल्फ डिफेंस की, यहाँ पर बात की जा रही थी जूडो कराटे की कि बच्चियों को सीखना चाहिए, पेरेंट्स सिखाते भी हैं। लेकिन अंजू चौधरी जी अभी आपकी ही बात को आधार बनाकर कह रही थी कि मानवी जी अभी इस बात को कह रही थी कि आप उस जगह पर जाए ही ना जहाँ पर आप मीडिया, भले ही आप बॉलीवुड इंडस्ट्री की या इस मॉडलिंग इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है? मानवी जी आवाज आ रही है आपको?
मुझे आपकी पहले आवाज नहीं है। हाँ जी, आपको अपना क्वेश्चन दोबारा बता दें। मानवी जी, अभी अंजू जी आपकी ही बात का आधार बनाकर कह रही थी और कहीं ना कहीं वो उनकी मानसिकता को दर्शा रहा था। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अंजू चौधरी जी जैसी महिलाएं अगर देश में हैं तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि आज भी हम जैसी लड़कियों को घर के अंदर बैठने की जरूरत है। हमें फिर एक टाइम टेबल लेकर चलना पड़ेगा अगर हम उनके मुताबिक चले तो, और उन सभी तमाम लड़कों से पूछना पड़ेगा कि आप घर के बाहर कब निकलेंगे, उसके बाद हम निकलें। देखिए, लड़कियां हैं वो किसी के पीछे नहीं है, सबसे आगे जा रही है। लड़कियां तो अब चांद पे भी पहुंच गई है। और ये किस प्रकार की बात कर रही है, मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। ऐसी बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि लड़कियां जो हैं आज की डेट में लड़कों से कहीं ना कहीं आगे निकल गई। अगर आप कोविड में भी देखिए तो कोविड में जो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन था, चाहे वो डॉक्टर्स का मानना देख लीजिए, चाहे वो नर्स का देख लीजिए, जो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन था वो महिलाओं का था, वो औरतों का था। उन्होंने अपने घर को भी पीछे रख करके पहले लोगों की सेवा करी। आज की डेट में लड़कियां सबसे आगे। आप टीचर्स देख लीजिए, मैक्सिमम टीचर्स जो है वो औरतें ही हैं। अगर वो हमें शिक्षा देती हैं, अगर वो हमें ज्ञान देती हैं, और आप उन्हीं के बारे में ऐसे बोल रही हैं, तो आपको अपनी मानसिकता को थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहिए। और लड़कियां हैं, एक तरफ आप कहती हैं कि लड़कियां कुछ भी पहन सकती हैं, लड़कियों को पहनने के लिए कौन कोई मना करेगा कि ये नहीं पहनो वो नहीं पहनो, और एक तरफ आप ये स्टेटमेंट देती है। तो अगर आप लड़कियों पे पाबंद लगाना चाहती है तो पहले लड़कों पे लगाइए। आप लड़कों को टाइम टेबल दे दीजिए, अपने लड़कों को बोलिए कि ये आपका टाइम टेबल है, और हर लड़की को बहन की नजर से देखेंगे। आप लड़कों को पहले परवरिश दीजिए, उनके जो अपब्रिंगिंग है उन पे सुधार लाइए, लड़कियों पे नहीं। लड़कियों को अपना दायरा बहुत अच्छी तरीके से पता है। मैंने कोई भी डिबेट ऐसी नहीं करी है जिसमें बोला हो कि लड़की पे कोई लालचन लगी हो। हमेशा लड़के ही हैं जो लड़कियों को गलत अप्रोच करते हैं, और लड़कियों को बचपन से माँ बाप बहुत अच्छे संस्कार देते हैं और बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग देते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने जो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया उसको मत बिल्कुल सुनिए, क्योंकि वो फैशन इंडस्ट्री का है। लेकिन जो नॉर्मल लड़कियां सेफ नहीं है, उनको हमें और अच्छी तरीके से गाइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो दरिंदे घूम रहे हैं उनसे लड़कियां अपने आप को कहीं ना कहीं बचा सके। बिल्कुल बिल्कुल मानवी जी। सतरूपा जी आपका रुख करूंगी, इसके बाद मैं हिना जी आपके पास आऊंगी। सतरूपा जी, यहाँ पर अभी अंजू चौधरी जी एक और बात कह रही थी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि कैसे हाउ टू बिहेव। आप मुझे बताइए, क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि आप जाओ लड़कियों को छेड़ो? क्या कोई माँ बाप अपने लड़के से कहते हैं कि जाइए उस लड़की को छेड़िए या उसके साथ बदतमीजी करिए? हर माँ बाप अपने बच्चे को एक अच्छी तालीम ही देना चाहता है। उसके बाद इस तरीके की बातें अंजू चौधरी जी कैसे कर रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो इस तरीके की बातें कर रही हैं और कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मानसिकता है लोगों की। देखिए, घर की दी हुई शिक्षा कैसे ध्वस्त हो जाती है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज की डिबेट में देखिए। अगर आज कोई युवा या कोई किशोर इस डिबेट को देख रहा होगा, कोई भी बालक देख रहा होगा, तो जब उसे पता चलता है कि राज्य का जिम्मेदार महिला आयोग, उसकी ये राय है कि लड़कियों को ही बहुत दब के, बहुत सुरक्षित होके, बड़ा सेफ जोन लेकर बड़ा साइड में चलना चाहिए। उसके हौसले बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, उसके माता पिता द्वारा सिखाई गई शिक्षा को वो एक कोने रखेगा। वो जब घर से बाहर निकलेगा तो वो बिल्कुल अपने राज्य की गाइडलाइन को फॉलो करने लगेगा। घर में आके फिर वो अच्छा बच्चा बन जाएगा, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलेगा तो उस पर अंकुश कौन लगाता है? घर से बाहर अंकुश लगाता है राज्य। तो राज्य की तरफ से तो स्टेटमेंट, राज्य की जिम्मेदार आयोग की सदस्य का कहना है कि लड़कियों को ही बहुत अच्छी आचरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है इसी जगह पर लड़कों को दी हुई शिक्षा भी फेल हो जाती है। तो देखिए, शिक्षा सिर्फ समझावन एक तरफ नहीं होना चाहिए। माँ बाप को समझाइए, बच्चों को भी समझाइए, लेकिन खुद भी आप जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं तो आप भी तो ऐसी बयानबाजी मत करिए जिससे लड़के हम सब के भी मनोबल हिल जाए कि इतने बड़े आंदोलन हो रहे हैं, इतनी बड़ी आवाजें उठाई जा रही हैं, निरंतर बेटियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है। देखिए, किसी भी समाज में फुल स्टॉप लगाना इतना संभव नहीं है, लेकिन कुछ कमी आ सकती है, वो कमी आ भी रही है, लेकिन घटनाएं बढ़ती हैं। देखिए, इसीलिए सतरूपा जी हम बात सिर्फ और सिर्फ इस पर रोक लगाने की नहीं कर रहे हैं, हम बात महिलाओं को सशक्त बनाने की भी कर रहे हैं कि महिलाएं खुद में इतना ज्यादा सशक्त हो कि उनको जरूरत ना पड़े कि उनको प्रशासन के चक्कर काटने पड़े। और वैसे भी प्रशासन तो नकारा निकम्मा है ही, सुनता तो है ही नहीं, वो बहुत भ्रष्टाचार चपेट में है। और मुझे तो लगता है कि ये पुलिसिया पूरे तंत्र को बहुत अंकुश लगाने की जरूरत है, इन पर बड़ी लगाम कसने की जरूरत है। हालांकि आला अधिकारी निरंतर इस प्रयास में है
कि उत्तर प्रदेश की वो छवि अब बदली जाए, बेटियां खुले वातावरण में टहलें। और आज जो इस मंच पर ये बात कह दी उन्होंने कि कहाँ जाए कहाँ न जाए, ये बहुत गलत है। पूरे भारत में, पूरे देश में, न केवल देश में, पूरे विश्व में बेटियां जाएंगी। और एक पर्टिकुलर किसी भी आप फील्ड को भी नहीं कह सकते, कला जगत को तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इस देश में जब मिस यूनिवर्स होती है, जब इस देश में मिस वर्ल्ड होती है, जब तमाम अभिनेत्रियां जिनके माध्यम से भारत का कला क्षेत्र में मस्तक ऊंचा होता है, आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते। कला जगत को भी आप तो दायरे में मत बांधिए कि बेटियां क्या ना करें क्या ना करें। आप व्यवस्था सुरक्षित बनाइए, आप वो माहौल बनाइए कि ऐसे लोगों के दुस्साहस न हो। उन्हें ऐसा करने से पहले 10 बार अंदर से सोचना चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए कड़े दंडों के। बिल्कुल बिल्कुल शत्रुपा जी। हिना जी, आप चूंकि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ कि आपकी पार्टी में कहा जाता था कि सबसे ज्यादा गुंडाराज था और सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ उस वक्त जिस तरीके से अत्याचार किए जाते थे। आज लेकिन मंच से अखिलेश यादव कह रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम आवाज उठाएंगे। कैसे, पार्टी क्या कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने के लिए? जी, मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि हमारी जो सरकार है वो शुरू से महिलाओं के लिए काफी चिंतित है और उनके जो है आगे चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे उनके बाहर निकलने के लिए हो, काम हर जगह उनके जो रास्ते थे उस पे चलने के लिए उनको काफी प्रोत्साहित करती थी। और जो बाहर का जो माहौल था, जिस तरह का आज का माहौल है उस तरह का नहीं था। और हमारी सरकार ये चाहती है कि बिल्कुल जो लड़कियां बेटियां हैं हमारी, अगर पढ़ेंगे नहीं, आगे जाएंगी नहीं, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगी? अगर उनके साथ में इस तरह का माहौल होगा बाहर, सरकार जो भ्रष्टाचार का माहौल होगा और सरकार जो पुलिस का जो रवैया रहता है कि वो कोई भी अगर शिकायत करने जाता है तो उसके नहीं सुनते हैं, तो वो कहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? बिल्कुल। ज्ञान प्रकाश जी ज्ञान प्रकाश अवस्थी जी, आपका रुख करना चाहूंगी। मैंने पहला सवाल वैसे आपसे यही पूछा था कि आपके पास कितनी बच्चियां आती हैं, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहती हूँ, मैं ये कैलकुलेट भी करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स कितना अवेयर है इस चीज़ को लेकर। शायद यहाँ पर बैठी और अन्य महिलाएं भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा। और आज के पेरेंट्स अभी फिलहाल उतने जागरूक नहीं है कि वो बच्चों को जूडो कराटे के लिए प्रेरित कर पाएँ। या हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो पिछली जनरेशन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो भले ही महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हों या भले ही वो महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन अभी भी जूडो कराटे और इस तरीके की चीज़ों को लेकर वो ज़्यादा इंस्पायर्ड नजर नहीं आते। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा कुछ देखने को मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलता है। लेकिन इधर अगर आप देखें काफ़ी समय से, जैसे निर्भया कांड हो गया, इसका प्रोगोड वाला हो गया और भी ये बर्रा वाला भी हो गया, ऐसे कई केसेस है। सरकारें तो आती हैं और जाती रहती है, लेकिन ये चीज़ें बंद नहीं हो रही हैं। हर सरकार आती है वो ये कहती है कि नहीं हम सुरक्षा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस समय जो स्थिति है, जैसे भी आपने कहा कि महिला सुरक्षित कैसे रह सकती हैं, तो हमारा तो मानना एक ही चीज़ है कि महिला तभी सुरक्षित रह सकती हैं जब वो सेल्फ डिफेंस सीखें। होता क्या है कि जूडो कराटे की जहाँ तक बात आती है कि जूडो कराटे रहता है बहुत मारधाड़ वाली चीज़ है। ऐसे पेरेंट्स सोचते हैं अरे क्या सिखाना है बच्चों को, हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, हम बच्चों को अपना अमेरिका भेजेंगे, हम बीटेक करा रहे हैं, हम कुछ करा रहे हैं, लेकिन उसी पे ध्यान रखते हैं। वो ये नहीं देखते कि या फिल्म इंडस्ट्री से बच्चे आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। उनका ये नहीं मानना होता, उनका ये सोचना होता है अरे ये जूडो कराटे हमें नहीं सिखाना। लेकिन अब उनको लग रहा है कि अब जो समय घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं, तो अब उनको लगता है कहीं ना कहीं हमारी लड़कियां असुरक्षित हैं और उनको इसकी जरूरत है। तो हम जैसे कि हमने आपसे पहले बताया कि हम एनजीओ के मार्फत से कई स्कूल में वर्कशॉप लेते हैं। वहाँ काफी सारी बच्चियां होती हैं, 500-1000 बच्चियां होती हैं, जिनको हम वर्कशॉप लेते हैं, वहाँ पे जाके सिखाते हैं। बिल्कुल। ज्ञान प्रकाश जी, मैं आपको साधुवाद देना चाहती हूँ उस बात के लिए कि आप इतनी बच्चियों को जाकर सिखाते हैं, उनको सशक्त बनाने में आपका एक हमेशा एक योगदान रहा है और आप जिस तरीके से ये कर रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ है। मैं बिल्कुल साधुवाद देती हूँ आपको इस बात के लिए। मानवी तनेजा जी, एक सवाल जो लगातार पूछा जाता है, जो बहुत लोगों के जहन में होता है, चूंकि आप मॉडलिंग से फील्ड से आती हैं, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी आपकी ही इंडस्ट्री के लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत टाइम बाद वो वीडियोस आते हैं। एक मीटू करके कैंपेन चला था, उस मीटू में न जाने कितने लोगों के नाम आए।
इसमें 50% सच्चाई होती है, 50% ये झूठ भी होता है। ये किस तरीके से यहाँ इस इंडस्ट्री में देखने को मिलता है? जैसे कि आप कह रही थी कि हम अपने हिसाब से देख सकते हैं या लड़कियां खुद मैनेज कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि इनोसेंट भी होती हैं लड़कियां लेकिन फिर भी ऐसे झांसों में फंसती हैं? ये ग्लैमर जो वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। हर लड़की को आज की डेट में मॉडल और एक्टर बनना है। 12th पास करती हैं और उसके बाद वो उनकी कोशिश होती है वो किसी तरीके से बॉम्बे चले जाएं और वहां जाकर के स्ट्रगल करें। और आपको भी पता है कि बॉम्बे में रहना और वहां रह करके स्ट्रगल करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज अगर आप वहां पे एक सिर्फ रेंट का घर भी देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं 30 से 40 हजार का रेंट का घर होता है और उसके बाद आपके उसके ऊपर के एक्सपेंस, तो कहीं ना कहीं आपका 40 से 50 हजार महीने का खर्चा होता है। कोई इनकम नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन के आगे लक्षण भी नहीं होते, लेकिन सिर्फ वो जाकर के स्ट्रगलिंग करती है। तो जब आप स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं और आप रेंट भी नहीं दे पाते और घर वाले भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर पाते, तो फिर वो गलत लाइन में चली जाती है। और गलत लाइन में जाने के बाद अक्सर ये देखा है कि बाद में फिर वो ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं कि हम तो बेचारी बच्चियां थी। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे राजकुंद्रा केस का भी, जो कुछ साल पहले आया था, कि हम बेचारी बच्चियां थी, हमसे जबरदस्ती ये काम करा दिया गया। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक मॉडल हूँ और मैं खुद एक एक्टर हूँ। कई बार मेरे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई बार मेरे पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मुझसे कुछ जबरदस्ती करा दिया गया, नहीं, मेरे कंसेंट के बगैर ये नहीं हो सकता। अगर आपका कंसेंट होता है, क्योंकि बिकॉज हम ये जो एक्ट करते हैं, हम शूट करते हैं या कोई एक वेब सीरीज में एक्ट करते हैं, मूवी में एक्ट करते हैं, इसमें हमें पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, इमोशंस के साथ करना पड़ता है। इसमें कोई चीज फेक नहीं होती। जब तक आपका कंसेंट नहीं हो आप नहीं कर सकते। लेकिन जो आपने मुझे बोला कि जैसे ये फिल्म इंडस्ट्री अट्रैक्ट बहुत ज्यादा करती है, लेकिन आपको खुद केयरफुल होना पड़ता है। स्ट्रगलिंग है बहुत ज्यादा, लेकिन अब इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस हैं जो आप घर बैठ करके ऑडिशन बनाएं और आप भेज दीजिए। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको मुंबई बिल्कुल। जब हम डिजिटल हो रहे हैं तो सारी चीजें ही डिजिटल क्यों ना की जाए। फिलहाल चूंकि वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम लड़कियों को जरूर प्रेरित करेगा। हालांकि हमारे साथ महिला आयोग के उपाध्यक्ष अंजू चौधरी जुड़ी थी, जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत निराशाजनक बात कही। उनका कहना है कि महिलाओं को या बच्चा चलना चाहिए, लेकिन आज हमारे देश में जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो लड़कों से भी कहीं ज्यादा आगे हैं, बहुत देश का नाम रोशन कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इस तरीके की जो हरकतें की जाती हैं, प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना होगा, साथ ही साथ बच्चियों को भी सशक्त होना होगा। राष्ट्रहित पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है।